बरस बीत रहा है और सरकार सच छुपा रही है। बीतते बरस के साथ सरकार अपना कच्चा चिट्ठा बताने से कतरा रही है। इस देश के बैंकों की हालत, इस देश में गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त देने के ऐलान के पीछे का सच, इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था जो राजस्व बटोरने के साथ साथ इस देश में टैक्स पेयर के पैसे के अलावे कुछ भी बटोरने की स्थिति में सरकार का ना होना और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंदी की आहट 2023 को लेकर मंडराते हुए चले जाना। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के समानांतर सबसे बड़ा संकट यह है कि दरअसल कोरोना ने अगर दस्तक भारत में दोबारा दे दी और भारत ने अपने तौर पर लॉकडाउन की परिस्थितियां खड़ी कर दी तो इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं, इस देश में जिंदगी रुक जाएगी। क्योंकि सवाल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नहीं है, सवाल किसान मजदूरों भर का नहीं है, सवाल इस देश के भीतर में डिग्रीधारी युवाओं के सामने बेरोजगारी जिस तरीके से मुंह बाय खड़ी है, सवाल उसका भी नहीं है। कुल मिलाके सबसे बड़ा सवाल है जिसका पन्ना आज हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। इस देश की जितनी कमाई है उस कमाई में सेंध इस देश में राजस्व को ना बटोर पाने की स्थितियों के साथ जाकर जुड़ चुकी है। इस देश में जितना उत्पादन होता था उसके जरिए जो कमाई होती थी, जो रोजगार मिलता था और जिंदगी पटरी पर लगातार दौड़ती हुई नजर आती थी, उस पर अगर सेंध लग गई तो इस सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। डराने के लिए कहिए या फिर डरते हुए कहिए, कोरोना के संकट को लेकर सरकार सचेत तो नजर आ रही है। सरकार मीटिंग भी कर रही है, ऑक्सीजन हर जगह उपलब्ध होना चाहिए जिक्र भी कर रही है, अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर माथे पर शिकन भी सरकार के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जरा कल्पना शुरू कीजिए, यूं ही बरस भर के लिए 5 किलो अनाज मुफ्त देने का ऐलान नहीं किया गया है। हो सकता है आपके जहन में यह बात हो कि दरअसल 2024 में तो चुनाव है, तो क्यों नहीं 2023 के दिसंबर तक सरकार ने राहत की सांस ले ली कि 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर 80-81 करोड़ लोगों का वह पेट भर सकती है। यानी इस देश के भीतर में कोई उग्र परिस्थितियां उपलब्ध जनता के सामने निकल कर ना आ जाए। उग्र से मतलब यह है कि लोगों के भीतर का आक्रोश कहीं सड़क पर ना आ जाए। तो 5 किलो अनाज इस देश में बांटने की व्यवस्था दिसंबर तक कर दी गई है। अब जरा उस कच्चे चिट्ठे पर आइए जो दिसंबर 2023 तक मौजूदा वक्त की परिस्थितियों को लेकर न सिर्फ कोरोना काल के आने पर बल्कि उसके नहीं भी आने पर स्थिति बनती क्या है। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के भीतर यह सवाल फाइनेंशियल कमीशन भी उठा रही है और आरबीआई भी उठा रही है। वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इस देश की इकोनॉमी पटरी पर लाना तो दूर, बरस पर खींचेंगे कैसे। और जब एक आखिरी बजट 2024 के चुनाव से पहले 2023 के फरवरी के महीने में रखा जाएगा तो उस बजट में क्या होगा, क्योंकि 2022 के बजट ने तो आने वाले 25 बरस में भारत को विकसित बना दिया। कोई आंकड़ा नहीं, कोई डाटा नहीं, सरकार ने उस तरफ देखा तक नहीं। लेकिन 2023 का बजट तो चुनावी बजट होगा, लेकिन उसे संभालेंगे कैसे, क्योंकि उसमें दुनिया भर की वेलफेयर स्कीम होगी और जहां जहां बजट में कटौती होगी उसके ठीक समानांतर लोगों की मुश्किल उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। जरा सिलसिलेवार तरीके से इसे समझने की कोशिश कीजिए। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने गद्दी संभाली तब इस देश के बैंकों के ऊपर जो बोझ था वह तकरीबन 2,40,000 करोड़ का था। 2019 में जब दोबारा चुनाव जीते तो वह 2,40,000 करोड़ रुपए बढ़ते 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 8 लाख करोड़ के लगभग पहुंच गया। और आज जब 2022 में है तो दिखाने के लिए यह तकरीबन 10 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। लेकिन इसी दौर में सरकार ने जो बैंकों के बुक को ठीक करने की शुरुआत की, कल्पना कर सकते हैं कि सरकार ऐलान करती है कि हम खाद्य सुरक्षा
अधिनियम के तहत इस देश में हर को अनाज देंगे और 2 लाख करोड़ रुपए अपने बजट से निकालकर उन पर खर्च करेंगे, आप तालियां बजाइए। अगर तालियां बजानी है तो इस बात को लेकर बजाइए कि 80 करोड़ लोग मुफ्त में अनाज इस देश के भीतर में जो 6 से 7 साल तक खा पाते, उतनी रकम इस देश के कॉरपोरेट को माफ कर दी गई, उतनी रकम बैंकों से गायब हो गई, उतनी रकम जनता ने जो बैंकों में जमा की थी उसकी एवज में आरबीआई ने नोट छापने शुरू कर दिए। उसकी एवज में जनता को कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिला। आर्थिक तौर पर विपन्नता बढ़ती चली गई और मजबूरियां ऐसी थी, चाहे वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की स्थिति क्यों ना हो, इतनी बड़ी तादाद में वेलफेयर स्कीम के तहत बैंकों में पैसा जमा कराना और आरबीआई का नोट छापना और उसके समानांतर आरबीआई का मुख्य काम जो कि महंगाई पर रोक लगाने का होता है, उससे भी उसका हाथ खड़े कर देना। यह एक ऐसी परिस्थिति थी देश के भीतर या मौजूदा वक्त में आकर खड़ी हो गई है। अगर सामने कोरोना आ जाए तो जो भी जरा सा भी अलग अलग संस्थान इस देश में सक्रिय हुए वह एक झटके में गिर जाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश की टूरिज्म इंडस्ट्री का हाल क्या है? इस देश में होटल्स का हाल क्या है? इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल क्या है? इस देश के जो 8 कोर सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पावर भी है, जिसमें कोयला भी है, जिसमें स्टील भी है, जिसमें सीमेंट भी है, इन तमाम चीजों की स्थिति कितनी नाजुक हो चली है। और 2023 को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार जब सीधे तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहा है कि विश्व मंदी की आहट 2023 में ही नए फाइनेंशियल ईयर के साथ सबको घेरे में ले लेगी और भारत जैसा देश जो अपने आप को बाजार मान रहा है, क्योंकि यहां पर तकरीबन 15 से 20 करोड़ कंज्यूमर हैं, जो यूरोप के किसी भी देश के बराबर है, तो भारत की इकोनॉमी जिस 15 से 20 करोड़ लोगों पर टिकी हुई है, मुश्किल हालात उनके सामने आ रहे हैं या आने वाले हैं या और बुरे स्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे। इसको आपको 3 हिस्सों में बांटना होगा। पहला मिडिल क्लास है, दूसरा अपर मिडिल क्लास है और तीसरा अपर क्लास है। अपर क्लास के भीतर सेंध इतनी बुरी लगी है कि वह उसकी जो भारत छोड़कर दूसरे देशों में बसने की रफ्तार है, उसमें लगभग 165% की बढ़ोतरी हो गई 2019 के बाद से। 2014 के बाद से, यानी प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी मिले, उसके बाद से लगभग पहले बरस में 25%, दूसरे बरस में 35%, तीसरे बरस में 45%, चौथे बरस में 90%, 5वें बरस में 100% और आज की तारीख में यह पार करते करते 150% भी पार कर चुकी है। तो लोग छोड़ क्यों रहे हैं? क्या भारत में व्यापार करना मुश्किल है? भारत में कंज्यूमर गायब हो रहा है। कंज्यूमर के गायब होने का मतलब है पैसा नहीं है। पैसा नहीं होने का मतलब है काम नहीं है। काम नहीं होने का मतलब है कि हर वो सेक्टर जो उत्पादन करता है वह धीरे धीरे नेगेटिव से होते हुए ठप की प्रक्रिया में है। लेकिन एक सिस्टम चलाना है। उस सिस्टम को चलाने के लिए भारत की राजनीतिक सत्ता अगुवाई करेगी और उस राजनीतिक सत्ता के दायरे में वह सिस्टम आता है जो करप्ट ना होगा तो फिर वह चल नहीं पाएगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी में राजस्व की कमाई का सबसे ज्यादा पैसा उस सिस्टम पे खर्च है जिसमें नौकरशाही है, जिसको महंगाई भत्ता भी चाहिए, जिसको हर सुविधाएं भी चाहिए और सरकार उनसे हाथ खींच नहीं सकती है, क्योंकि तब सिस्टम ढहढा के गिर जाएगा। एक एवरेज निकल कर आया है कि अगर 2023 तक की मौजूदा स्थिति कंटिन्यू करे, और दूसरा एक एवरेज निकल कर आया है कि अगर इस दौर में कोरोना भारत के भीतर कोविड के तौर पर आकर खड़ा हो जाए और उन परिस्थितियों को जो 2020 की परिस्थितियां हैं, अगर भारत 2022-23 में उसे भोगने की स्थिति में आकर खड़ा हो जाएगा तो संकट क्या आएगा। शुरुआत हम बैंक से करते हैं, क्योंकि बैंक बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि जो डूबत खाते होते हैं उसमें सरकार ने जो इस देश में सरकारी खजाने से जो पैसा लौटाया है वो पार्लियामेंट में बताया 10 लाख करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा। 2023 में आपको जानकर हैरत होगी कि अगर पुरानी परिस्थिति को जोड़ते चले जाएं
तो यह 10 लाख जो है 18 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे सिर्फ एक बरस के भीतर में। यानी रफ्तार कितनी तेज होगी सिर्फ आप अंदाज लगाइए। कोरोना आने का मतलब है यह लगभग 23 लाख करोड़ हो जाएंगे। यानी भारत के कुल राजस्व के समानांतर की स्थिति जिस तेजी से बैंकों को कंगाल करेगी, उसी तेजी से आरबीआई को नोट छापने की जरूरत पड़ेगी, उसी तेजी से भारत में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है, और लोग कंज्यूमर के तौर पर उस महंगाई से आमना सामना करने को तैयार नहीं। तो ऐसे में उपाय 5 किलो मुफ्त अनाज के दायरे में पूरे देश को लाकर खड़ा करने की सोच के अलावे और कुछ भी नहीं बचेगा। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, इस देश के जो 50 टॉप डिफॉल्टर्स हैं, जो पैसा लौटा पाने की स्थिति में नहीं आ पाए, उनके ऊपर जो रकम बकाया है वो 92,570 करोड़। यह सिर्फ 50 डिफॉल्टर्स की है। और डिफॉल्टर्स की तादाद मौजूदा वक्त में बैंकों के खाते में तकरीबन 375 डिफॉल्टर्स ऐसे हैं जिसको जोड़ दिया जाए तो कुल रकम लगभग 3.5 लाख करोड़ की बनती है। लेकिन कुल डिफॉल्टर्स कितने हैं जिसमें अगर इंडिविजुअल्स को भी शामिल कर लिया जाए